जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में प्रथमेश बाबू वैसे तो एक पढ़े लिखे इंसान है जो सामान्यतः अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। शहर में अच्छी खासी नौकरी, परिवार है, मगर इन दिनों एक गांव में बसे हुए हैं। नहीं, बसे हुए का मतलब जाकर नहीं बस गए हैं, अपितु कुछ दिनों से उनका ठिकाना एक गांव है। गांव उनका पुश्तैनी गांव, यहाँ पर उनके बाप दादा के जमाने से बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है। अब शहर में रहते हुए इनकी देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। वैसे भी पहले सब कुछ आसान था, आसानी से आया जाया जा सकता था, मगर जब से कोरोना ने हाथ पांव पसारा है, अब देश में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बस इसी बात को सोचकर उन्होंने ये सारी जमीनें बेचने की सोची, मगर इतनी सारी जमीन एक साथ बेचना भी तो संभव नहीं। फिर अच्छा ग्राहक, अच्छे दाम, सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए पिछले 10 दिनों से वो गांव में आकर रुके हुए हैं और जल्दी से जल्दी इन जमीनों को बेचकर शहर लौट जाना चाहते हैं। गांव में उनका एक घर है जिसकी देखभाल करता है माधव। 70-72 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी भी अपनी दुखद कहानी है। बेटा बहू कोरोना से मारे गए। एक छोटी सी पोती है, श्यामवर्ण, बहुत प्यारी सी, नाम भी प्यारा सा है, सरसों का एक ही सहारा है, उसके दादाजी। जब से प्रथमेश बाबू को उस मकान में आके रुके हैं, उनका प्यार सरसों पर बढ़ता ही जा रहा है। उसकी प्यारी प्यारी हरकतें, प्यारी प्यारी बातें बहुत अच्छी लगने लगी है उन्हें। बेचारी टरी सहमी सी बच्ची ज्यादातर उनके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। जब तक वो खुद से न बुलाए कभी अंदर नहीं आती है। वो भी उसे देखकर अंदर बुला ही लेते हैं। अरे सरसों, आओ आओ। वो अक्सर उससे बातें करते रहते हैं। सरसों, तू स्कूल में पढ़ेगी? तेरे लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्कूल बना के दूंगा, तो उसकी मालकिन भी होगी और पढ़ना भी उसमें। मन ही मन प्रथमेश बाबू को ये सोच भी रहे हैं, क्योंकि गांव में एक अच्छा स्कूल नहीं है। अतः जमीनें बेचने के बाद एक जमीन वो रख लेंगे और उस पर एक अच्छा सा स्कूल बना देंगे और इस स्कूल को दान कर देंगे सरसों के नाम। बेचारी का भविष्य भी संवर जाएगा। वैसे भी माधव ने बहुत उनकी सेवा की है। ऐसे में अगर उसके और उसकी पोती के लिए वो कुछ कर सके तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सरसों दिन भर इधर उधर उड़ती फिरती है, एक छोटी सी तितली की तरह। प्रथमेश बाबू को का ये घर ऐसे तो बहुत पुराना है और कहा जाए तो अंग्रेजों के जमाने का ही है। सुदेश बाबू के दादाजी ने एक अंग्रेज से इस घर को खरीद लिया था। हालांकि अभी तक अगर ये शहर में होता तो गवर्नमेंट की डिमोलिशन के तहत इसे ढा दिया जाता। क्या पता किस दिन खुद ब खुद गिर पड़े। प्लास्टर वगैरह भी झड़ चुके हैं। दीवारों पर ईंटों को देखने से ऐसा लगता है जैसे दांत निकालकर कोई हंस रहा है। वैसे अब कुछ ही दिनों की बात है,
काम निपटने के बाद तो इस जगह पर अच्छा सा कोई घर बन जाएगा। घर के ऊपरी कमरे पर उन्होंने अपना निवास बनाया है। नीचे माधव और सरसों एक कमरे में रहते हैं, बाकी ज्यादातर कमरे ही बंद हैं। नीचे ऊपर एक सी ही संरचना है। सीढ़ी से चढ़कर एक बरामदा सा है जिसके आमने सामने करीब 4 कमरे हैं। अंत में एक बालकनी सी है, मगर उसका दरवाजा अक्सर बंद ही रहता है। सुदेश बाबू के कमरे में भी 4 खिड़कियां हैं। उस जमाने में बड़ी सोच समझकर घर बनाए जाते थे। खिड़कियों से ठंडी हवा कमरे को ठंडा रखती है, मगर उन्हें आश्चर्य लगा जब उन्होंने देखा कि 3 ही खिड़कियां खुली हैं। दक्षिण तरफ की खिड़की के सामने रखा हुआ है एक बड़ा सा आलना, जैसे जानबूझकर ही उसे रखा गया हो कि कोई खिड़की न खोल सके। मगर दक्षिण की हवा की जो ताजगी होती है उसकी बात ही अलग होती है। उन्होंने माधव से कहा, माधव, ये दक्षिण वाली खिड़की क्यों बंद है? माधव चौंक पड़ा। क्यों बाबू, बाकी खिड़कियों से तो बड़ी अच्छी हवा आती है। आती है, मगर बंद क्यों है? पता नहीं बाबू, बस बंद ही है। तो खोल दो। नहीं नहीं बाबू, वो खिड़की मत खोलिए। अरे क्यों, क्या हुआ? नहीं बाबू, वो खिड़की बंद ही रहने दीजिए। अरे मगर हुआ क्या? उस तरफ एक छोटा सा कब्रिस्तान है ईसाइयों का। वो अच्छी जगह नहीं है बाबू, उधर की हवा भी बुरी है, बंद ही रहने दीजिए उसे। माधव की बात सुनकर अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो बोल पड़े, वो खिड़की खोलो। और जोर जबरदस्ती माधव की मदद से उन्होंने खिड़की खुलवा ही ली। खिड़की खोलते ही सामने का दृश्य देखकर वो चौंक पड़े। सामने आसपास जंगल की तरह था और कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था। 2-4 कब्रें भी दिखाई दे रही थी। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात तो और ही कुछ थी। उस कब्रिस्तान में उन्होंने एक छोटी बच्ची को घूमते देखा। हाँ, बच्ची का कब्रिस्तान में क्या काम? खिड़की से उन्हें ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए बरामदे में आए और बालकनी की तरफ चले। ये बालकनी भी दक्षिण वाली खिड़की की तरफ ही थी। दरवाजा खोलकर जब वहां पहुंचे तब बात स्पष्ट हुई। बालकनी से भी वो कब्रिस्तान स्पष्ट दिखाई देता था और वहां खड़े होकर उन्होंने देखा वो बच्ची असल में सरसों थी। वो चौंक पड़े। ये बच्ची कब्रिस्तान में क्या कर रही है? वो तेज कदमों से नीचे की तरफ चल पड़े। माधव, माधव, क्या करते रहते हो तुम दिन भर? है बच्ची कहां खेल रही, क्या कर रही, कुछ पता है तुम्हें? उनकी चिल्लाने की आवाज शायद गूंजकर कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी। सरसों भी दौड़ती हुई घर की ओर आ गई। माधव बोल पड़ा, क्या हुआ बाबू? अरे बच्ची वहां कब्रिस्तान में जाके खेल रही है, खेलने के लिए जगह नहीं है क्या? क्या बताऊं बाबू, बिना माँ बाप की बच्ची कितना रोकूं, रुकती ही नहीं है। तब तक सरसों भी वहां आ चुकी थी। वो बोली, बाबू चाचा। वो एक नया ही नाम निकाल ली थी, बाबू चाचा। दादाजी को मत डांटिए, मैं ही खुद खेलने जाती हूँ वहाँ। मगर क्यों? खेलने के लिए दूसरी जगह नहीं है? वहाँ कितने सारे फूल हैं, कितनी सारी तितलियाँ, चिट्टे, सबके साथ में खेलती हूँ। एक दिन आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। उसकी प्यार भरी मीठी बातों के आके
अपना गुस्सा भूल गए और बोल पड़े, ठीक है, कल चलेंगे तुम्हारे साथ। जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे उसमें वैसे सामान ज्यादा नहीं था। एक बड़ा सा पुराना खाट, एक चेयर, एक टेबल और एक अलमारी। मगर उस रात जो कुछ हुआ उससे वो चौंक पड़े। खाना खाकर 10 बजे करीब सोने चले गए थे। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। कौन? आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया न आई। थोड़ी देर में एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार उठकर वो बाहर को गए। दरवाजा खोला, बाहर कोई भी न था। अरे ये क्या? दरवाजा बंद करके एक बार फिर से बिस्तर पर लेट गए। घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। आंखें बंद ही कर रहे थे कि दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। हाँ, वो चिढ़कर उठ बैठे और तेज कदमों से जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे से थोड़ी दूरी पर सरसों खड़ी थी। वो बोले, क्या हुआ? सरसों कुछ भी न बोली और नीचे की तरफ देखती रही। अरे क्या हुआ बताओगी? क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? मैं नहीं, मैं तो आवाज सुन के ऊपर आई थी। चौंक पड़े वो। बच्ची उनके साथ मजाक कर रही है। खुद दरवाजा खटखटा रही और कहती आवाज सुनकर ऊपर आई थी। अगर वो नहीं तो कौन दरवाजा खटखटाएगा? उन्होंने उसे डांटा, इस तरह के खेल रात के समय मजा नहीं आता है, तुम्हें पता है। घबराकर वो दौड़कर सीढ़ियों से नीचे चली गई। एक बार फिर से बिस्तर पर जाकर सो गए। दिन भर की थकान के चलते नींद आ गई थी। तभी फिर से दरवाजे में दस्तक हुई। अब की बार बहुत चिढ़ आ गई सुदेश बाबू को। उठकर तुरंत ही दरवाजा खोला मगर बरामदे में कोई न था। आखिर ये सरसों कर क्या रही है? दरवाजा बंद कर खाट पर आकर लेटे और घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बजे सरसों को मस्ती सूझ रही है, मगर इतनी रात तक कोई बच्ची कैसे जाग सकती है? अभी वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक कांप उठे। ये क्या? खाट कैसे हिली? हाँ, भूकंप? वो हड़बड़ाकर खाट से उठकर खड़े हो गए। मगर ये क्या? बाकी चारों तरफ तो कुछ भी नहीं था। फिर खाट हिली। उन्होंने एक बार खाट को छूकर हिलाकर अच्छे से देखा, मगर नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगा? और महसूस करने पर उन्हें और अजीब लगा। भूकंप या खाट के हिलने से ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें तो ऐसा लगा था जैसे वो किसी के ऊपर लेट गए हैं, कोई उनके नीचे लेटा हुआ हो और उनके वजन से सरकने की कोशिश कर रहा हो, तब ऐसा महसूस हो सकता है। मगर एक निर्जीव खाट में ऐसा अनुभव, ये क्या बात हो सकती है? उस रात और कुछ न हुआ। अगले दिन काम धाम में, व्यस्तता में सब कुछ चले गया। रात करीब 8 बजे कमरे में लौटकर खिड़की के पास खड़े ही थे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी
अच्छा लग रहा था कि तभी टेबल की दराज का खुलने की आवाज आई, और जैसे ही उस ओर मुड़े दराज बंद हो गई। वो चौंक पड़े। एक बार आकर दराज के पास देखा, कोई भी न था। फिर दराज, वो एक बार फिर से खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में एक बार फिर से दराज खुलने और बंद होने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास सरसों खड़ी थी। वो बोले, सरसों, क्यों दराज खोल रही हो, बंद कर रही हो? वो बोल पड़ी, बाबू चाचा, मैंने नहीं खोला, वो तो खुद ही खुल बंद हो रही है, वही मैं देख रही थी। सुदेश बाबू गुस्से से भर गए। क्या दराज कभी खुल बंद हो सकती है? कैसी बात ही कर रहे हो सरसों? सरसों नीचे की तरफ भाग गई। उस रात सुदेश बाबू काफी देर तक चेयर में बैठकर कुछ पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अचानक कमर में लगी तेज चोट से उनकी नींद टूट गई। घबराकर उठे तो खुद को जमीन पर पाया। वो टेबल पर ही सर रखकर सो गए थे, मगर जमीन पर कैसे गिरे? टेबल से लुढ़क कर अगर जमीन पर गिरते भी तो इतनी जोर से, ये हो क्या रहा है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे रात बीती, मगर अगली रात जो हुआ वो और भी विभीषिका भरा था। अचानक ये कमरे में एक अजीब सी हलचल सी महसूस हुई। नींद खुली तो इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था, मगर कुछ देर पहले ऐसा लगा था जैसे कमरे में भूकंप सा आया हो, बहुत तेज आवाज। तभी कमरे के चारों ओर देखने पर उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो बदलाव है, मगर क्या? और तभी वो चौंक पड़े। कमरे में रखी अलमारी गायब थी। गायब कहां जा सकती है इतनी भारी अलमारी? तो क्या कमरे में चोर आए थे? चोर उठाकर लेके गए अलमारी को? मगर वो इतनी भारी अलमारी है, उसे कम से कम 5-6 लोग ही उठाकर ले जा सकते हैं। 5-6 लोग कमरे में आए और उनकी नींद भी नहीं टूटी। हाँ, हड़बड़ा कर उठ गए और बाहर के दरवाजे के पास पहुंचते ही चौंक गए। दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो फिर अलमारी कहां गई? दरवाजा खोलकर जैसे ही बरामदे में पहुंचे, एक ठंडी सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। बरामदे के कोने में अलमारी रखी हुई थी। उनके कमरे से बंद दरवाजे से होकर अलमारी बाहर आ कैसे सकती? नहीं, धीरे धीरे वो अलमारी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक ऐसा लगा जैसे अलमारी के अंदर से कोई जोर जोर से उसे ठोक रहा है। उसकी आवाज बहुत ही तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी में हलचल आ चुकी है। ओह, ये क्या हो रहा है? एक निर्जीव अलमारी इस तरह से कैसे कर सकती है? वो दौड़कर अपने कमरे में चले आए, दरवाजा बंद कर लिया और जाकर खाट पर लेट गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर पड़ी टेबल पर। कुछ बिखरा हुआ है ना, मगर टेबल तो वो रोज अच्छे से साफ करते हैं, फिर ये गंदगी? उठकर जैसे ही टेबल के पास गए,
तो उन्हें समझ में आया कि दीमक लगने से जैसे लकड़ी से चूरा निकलकर गिरता है, ठीक वैसा ही कुछ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। मगर ये आया कहां से? छत तो सीमेंट की है, ऊपर से कैसे गिर सकता है? मगर अगले ही पल गौर से देखने पर उन्हें और आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सिर्फ गिरा ही नहीं था, ऐसा लगता था जैसे गिराया गया हो और उससे एक शब्द लिखा हुआ था इंग्लिश में, इंट्रूडर। अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को देखकर प्रथमेश बाबू चौंक पड़े। इंट्रूडर मतलब अनाधिकृत प्रवेशकारी। मगर किसकी जगह पर वो अनाधिकृत रूप से प्रवेशित हो गए हैं? ये तो उनका पुश्तैनी घर है। फिर कौन ये लिख कर गया? सरसों को तो इल्जाम नहीं दे सकते, उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है अभी। तभी कानों में पड़ी एक आवाज, जैसे बाहर की उस अलमारी को कोई बार बार खोल रहा है, बंद कर रहा है। प्रथमेश चौंक पड़े। कौन? सरसों अलमारी खोल रही, बंद कर रही है। अब ये लड़की ना, चिढ़कर कमरे का दरवाजा खोलकर वो बरामदे में आ गए। मगर ये क्या, बरामदा पूरी तरह से सुनसान था और अलमारी खुलने बंद होने की आवाज भी बंद हो गई थी। उन्होंने आस पास देखा, उस जगह 4 कमरे थे, तीनों में ताला लगा हुआ था। मतलब यहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं है। फिर ये सब क्या हो रहा है? सोचते सोचते कमरे का दरवाजा बंद करके एक बार फिर से बेड पर लेटने ही वाले थे कि अचानक चौंक कर खड़े हो गए। फिर वही एहसास, जैसे बेड पर कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर वो लेट गए। उफ, ये क्या हो रहा है? तभी फिर से बाहर अलमारी के खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी। प्रथमेश चौंक पड़े। ये सब क्या है? नहीं, जल्दी से काम निपटा कर यहां से निकलना होगा, वरना या तो वो पागल हो जाएंगे या तो नहीं, अगले 2 दिनों में ही जो हाल हो, जैसा हाल हो, काम निपटाना होगा। किसी तरह से रात बीती। सवेरे नाश्ता करते हुए सरसों उनके पास आई। बाबू चाचा, चलोगे मेरे साथ वहां घूमने? सरसों को देखकर एक बार फिर से प्यार उमड़ आया। हालांकि मन तो नहीं था, मगर उन्हें पता था कि अगर वो मना करेंगे तो भी ये अकेले ही वहां घूमने निकल जाएगी। उन्होंने कहा, अरे बिटिया, तू उस जगह अकेले मत घूमा कर, वो अच्छी जगह नहीं है। मगर उन्हें पता था मना करने के बाद भी वो जरूर जाएगी, इसलिए मन मारकर ही सही उसके साथ चले गए। छोटा सा कब्रिस्तान था, करीब 7-8 कब्रें, और देखने से समझ में आ रहा था कि एक समय बाद उस जगह का उपयोग होना बंद हो गया है। सरसों आसपास दौड़ती हुई तितलियों के पीछे भागती, चिड्डों के पीछे भागती, कभी फूल तोड़ती, बहुत ही प्यार से वहां खेल रही थी, जैसे ये उसी का जहान हो। प्रथमेश बाबू कुछ देर उसे देखते रहे। उसके बाद उससे ध्यान हटाकर उन कब्रों पर लगे स्टोन्स को पढ़ना शुरू किया। हेनरी फ्लिंटस्टोन, डेविड फ्लिंटस्टोन, रेचल फ्लिंटस्टोन, मतलब ये एक ही परिवार के लोगों की कब्र है। ओह, और सबसे आश्चर्य था रेचल फ्लिंटस्टोन की कब्र, जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी।
आखिर ये बच्ची 8 साल में मौत को कैसे, और कौन है ये लोग? एक ही परिवार के सारे लोगों की कब्र इस जगह। तभी सरसों की आवाज कानों में पड़ी। बाबू चाचा आइए ना इधर, देखिए ना कितनी सारी तितलियां हैं, आइए ना, अब मुझे पकड़ के दीजिए ना। उनका ध्यान सरसों की तरफ चला गया। एक पल को उसे देखकर थोड़े से द्रवित हो गए। 1-2 दिन में काम निपटाकर वो यहां से चले जाएंगे। उसके बाद ये बेचारी फिर से अकेली रह जाएगी और शायद इन्हीं कब्रों के साथ इसी तरह खेलती रहेगी। मगर क्या कर सकते हैं? जो कुछ हो रहा है उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता है। सब कुछ तो उनकी आंखों के सामने ही हो रहा है। ठीक है, विज्ञान को मानने वाले वो इन बातों को न भी माने, मगर जो कुछ आंखों से देखा है वो नहीं, उसे नहीं नकारा जा सकता है। जो भी हो, जल्दी से काम खत्म करना होगा। अगले दिन काम में व्यस्त रहे। किस्मत से अच्छे खरीदार मिल गए। 2 दिन बाद रजिस्ट्री की डेट भी निकल आई थी। इस तरह वो दिन बीता, मगर उस रात सब कुछ सामान्य सा रहा। अगली सुबह कोई खास काम नहीं था, इसलिए घर पर ही रहे। हाँ, सवेरे से हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। आसमान में बादलों की कालीमा फैली हुई थी, इसलिए कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा था। लग रहा था बहुत जल्दी तेज बारिश आने वाली है। तेज हवाएं चलने लगी थी। कमरे की खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी, इसलिए जरूरी था कि अब उठकर खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। तीनों खिड़की बंद करते हुए उन्हें कुछ भी न हुआ, मगर कब्रिस्तान वाले तरफ की खिड़की बंद करते हुए न जाने उन्हें क्यों डर सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, उस खिड़की को बंद नहीं करेंगे। मगर तेज हवा अब ठंड बढ़ाने लगी थी, इसलिए खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही वो उस तरफ गए, हल्की बूंदाबांदी के धुंधलके में उन्होंने देखा कब्रिस्तान में एक लड़की, सरसों ही होगी। वो रुककर देखने लगे। उसकी निश्चल खेल, अकेली बच्ची, आसपास और दूसरे घर भी तो नहीं है जिनके बच्चों के साथ वो खेल सके, इसलिए शायद उसने अपनी ही दुनिया बसा ली है। वो तितलियों के पीछे दौड़ रही थी, कभी पेड़ों से फूल तोड़कर बालों में लगाती, खुद को सजाती, कुछ कुछ बोलती और खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक एक कब्र के ऊपर लेट गई। प्रथमेश चौंक पड़े। अरे क्या कर रही है वो? जरूर खेल का ही कोई हिस्सा होगा। सोने या घर जैसा कुछ बनाकर खेल रही होगी, मगर बारिश आने वाली है, वो कर क्या रही है? मगर बच्चों के उड़ते कदमों को कौन रोक सकता है? इसलिए प्रथमेश खिड़की बंद कर बेड पर आकर लेट गए। मौसम काफी अच्छा था, इस वजह से नींद आ गई। नींद खुली माधव की आवाज से, बाबू 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 जल्दी उठिए, बाबू बाबू जल्दी जल्दी नीचे चलिए। वो हड़बड़ा कर उठ गए। क्या हुआ? बाबू नीचे चलिए, देखिए ना, उस बच्ची को तेज बुखार है। क्या करूं? अरे ऐसे मौसम में उस खुले कब्रिस्तान में जाके खेल रही है, तबीयत तो खराब होगी। ध्यान तो रखती नहीं हो बच्ची का बिल्कुल। जोर से डांटा उन्होंने माधव को। क्या करूं बाबू, बिन मां बाप की बच्ची कितना संभालूं? बात भी सही थी। वो तेज कदमों से नीचे की ओर आए। सरसों खाट पर लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। सर छूकर देखा तो उतना तेज बुखार नहीं था।
अब डॉक्टर वगैरह की क्या व्यवस्था है? इस गांव में डॉक्टर कहाँ बाबू? प्रथमेश होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए कुछ दवाइयां ले आए, बच्ची के मुंह में डाला। बच्ची जैसे हल्की बेहोशी की हालत में थी। उन्होंने कहा, एक कटोरी और एक साफ कपड़ा ले आओ। माधव जा ही रहा था कि उन्होंने कहा, और थोड़ा सा दूध भी गर्म कर लाना, कुछ खिलाना पड़ेगा उसे। माधव चला गया। प्रथमेश सरसों के पास बैठे हुए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। अचानक सरसों ने आंखें खोल दी, मगर प्रथमेश चौंक पड़े। ये सरसों ही है, मगर उसकी आंखें तो काली थी और इसकी आंखें तो हरी हैं। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, कैसा लग रहा है सरसों? सरसों बिस्तर पर उठकर बैठने लगी। धीरे धीरे बैठो। अगले पल जो कुछ हुआ उसे प्रथमेश को एक ठंडा पसीना आ गया। सरसों ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, हु इज सरसों? सरसों स्पष्ट ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रही थी। ये कैसे हो सकता है? सरसों क्या हुआ तुम्हें? प्रथमेश बोल पड़े। सर, pardon me. I say you. Who is Sarso? You. I am not Sarso. I am Rachel Flintstone. My father's name is David. I'm here to say you. Why are you staying in our home? Your home? Yeah, this is our home. And especially the room where my family is staying. You also stay. Why? Your family? चौंक पड़े थे प्रथमेश। Where is your family in my room? वो पूछ लिए। You don't see them? No, there is no one. Haha, good joke. The bed. You lay down. That is my grandma. The chair you sit. That is my father. The table. That is my mother. And the cupboard. That is my sister. They came here and leave. Only I was left alone at the graveyard. प्रथमेश बच्ची की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। तभी वो जब बेड पर लेटते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी के ऊपर सो रहे हैं। चेयर पर बैठकर टेबल पर ढलान दिए थे तो अचानक ही जमीन पर गिर गए थे। असल में गिरे नहीं थे, चेयर ने उन्हें गिरा दिया था। टेबल का दराज खुद ब खुद खुलता बंद होता था और इतनी भारी अलमारी अपने आप कमरे से बाहर चली गई थी और खुद ब खुद खुलती बंद होती थी, क्योंकि असल में वो सब निर्जीव वस्तुएं नहीं, उनमें आत्माएं बसती हैं। मगर अब सबसे बड़ी चिंता थी इस बच्ची की, जो इस वक्त स्पष्ट ब्रिटिश एक्शन में बात कर रही थी। उन्होंने उससे पूछा, वेयर इज सरसों? Can you solve the puzzle? It's very easy. उसकी बातें सुनकर प्रथमेश बाबू को पसीना आ गया। इसका मतलब कुछ देर पहले जो कब्र पर सोकर खेल रही थी, नहीं, वो उठे
और कमरे के बाहर की तरफ दौड़ मार दिया। तब तक माधव कमरे तक पहुंच गया था। बाबू बाबू दूध ले आया था। उसकी बातों को अनसुना करके प्रथमेश पागलों की तरह दौड़ते हुए कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। कीचड़ में तेजी से पांव चलाते हुए वह दौड़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और ठीक रेचल की कब्र के सामने पहुंचे। देखकर चौंक गए। उसकी कब्र पर लगा हुआ पत्थर इस वक्त टूट कर गिरा हुआ था और जैसे ही वो कब्र के सामने पहुंचे, दूर किसी गड्ढे से आती हुई आवाज जैसी एक आवाज उनके कानों में पड़ी।